प्रिय साथियों नमस्कार। मैं जसवंत सिंह कैलासिया, हमारी यूट्यूब चैनल पाराद लोकतंत्र का अंकुरण में आपका स्वागत है। हमारी एक अंग्रेजी चैनल भी है जिसका नाम है पाराद जर्मिनेट द डेमोक्रेसी। हम सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। इसका विवरण डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं। यह चैनल किन उद्देश्यों के लिए बनाई गई है और इसके क्या क्या लक्ष्य हैं, इसका भी विवरण हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं। आज हम आपकी सेवा में भारत में जो आधुनिक लोकतंत्र की जो आधारशिला रखी गई है उसके विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। इस विषय में हमने एक आलेख तैयार किया है जिसको हम 2 भागों में विभक्त कर रहे हैं, अर्थात इसके 2 एपिसोड्स आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। आज हम आलेख के प्रथम एपिसोड की विषय वस्तु को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इस आलेख का शीर्षक है आधुनिक भारत में लोकतंत्र की आधारशिला। मैं शीर्षक पुनः दोहराना चाहूँगा, आधुनिक भारत में लोकतंत्र की आधारशिला। मैं अपना प्रस्तुतिकरण इस प्रकार से प्रारंभ करता हूँ। ऐतिहासिक क्रम के परिप्रेक्ष्य में हमें ये तो स्वीकार करना पड़ेगा कि भारत में अंग्रेज़ों के चले जाने के पश्चात जो लोकतंत्र की प्रणाली अपनाई गई है उसकी नींव 1935 में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही पड़ गई थी। इस अधिनियम ने ही वास्तव में भारत के शासक वर्ग को अपना शासन पुनः स्थापित करने का रास्ता प्रस्तुत किया। हालांकि इसका नाम टाइटल तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, लेकिन बारीकी से देखा जाए तो ये अधिनियम भारत के पूर्ववर्ती राजाओं, सामंतों, जमींदारों, नवाबों, उनके सलाहकारों एवं उन्हीं के वंशों के प्रभावशाली विशेष वर्गों, इलाइट क्लासेस को, जिन्हें हम भारतीय शासक वर्ग कहते हैं, सने सने पूर्ववर्ती सत्ता पर पुनः स्थापित करने का एक जरिया बना। हालांकि इसमें आम जनता वास्तव में विभिन्न इथनिक समूहों को भी पर्याप्त अनुपात में शासन में भागीदारी के प्रावधान थे। ब्रिटिश शासन काल में ये अब तक का सबसे बड़ा व विशाल अधिनियम था। वर्मा देश के लिए किए गए प्रावधानों को अलग करने के पश्चात इसमें कुल 321 धाराएं थीं एवं 10 परिशिष्ट थे। इस अध्याय के प्रसंग में इस अधिनियम की खास विशेषताएं ये थीं कि पहली, इसके अंतर्गत भारत में संघीय शासन प्रणाली को और विस्तारित व सुस्पष्ट किया गया। दूसरा, प्रांतों को और स्वायत्तता दी गई। चूँकि प्रांतों में पूर्व राजे, रजवाड़े, सामंत, नवाब भी प्रभावी व सक्रिय थे, अतः इन प्रांतों की स्वायत्तता की आड़ में वे सभी राजनीतिक जीवन में और प्रभावी हो गए। इन सबकी भारतीय स्तर पर ऐसी सोच बनने लगी कि अगर अंग्रेज भारत को छोड़ते हैं तो ठीक उसी अवस्था में छोड़े जिस अवस्था में उन्होंने भारत में सत्ता संभाली थी, अर्थात वे चाहते थे कि अंग्रेज उन्हीं राजा, रजवाड़ों, सामंतों, नवाबों को सत्ता का हस्तांतरण करें, न कि आम जनता को, अर्थात आम जनता के नुमाइंदों को। इस प्रकार की सोच के कारण सन 1935-36 तक अनेक ऐसे संगठन एवं राजनीतिक दल सक्रिय हो गए थे जिनका दर्शन, उद्देश्य व लक्ष्य भारत में पुनः अधिनायकवादी, पुरोहितवादी राज्य, इंपीरियलिस्टिक थियोक्रेटिक स्टेट की स्थापना करना था। भारत शासन अधिनियम 1935 की संघीय शासन प्रणाली फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस के अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों की संख्या अधिकतम 375 की गई तथा राज्य परिषद स्टेट काउंसिल ऑफ स्टेट्स में सदस्यों की संख्या 250 रखी गई। नोट करने वाली बात यह है कि संघीय विधान सभा में देशी रियासतों के रियासतदारों तथा प्रांतों तथा विभिन्न संप्रदायों के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए भी व्यवस्था की गई, जिसका ब्यौरा इस प्रकार से है।
पहला, रियासतों के रियासतदार के लिए 125 प्रतिनिधि। दूसरा, विशेष 250 प्रांतों के सदस्यों का प्रतिनिधित्व इस प्रकार से निर्धारित किया गया। पहला, सामान्य वर्ग के सदस्य 86, अनुसूचित जाति वर्ग के सदस्य 19, सिखों के सदस्य 6, ईसाई वर्ग के सदस्य 8, यूरोपियनों के सदस्य 8, व्यवसायी वर्ग उद्यमी वर्ग के सदस्य 11, जमींदार वर्ग के सदस्य 7, श्रमिक वर्ग के सदस्य 10, महिला वर्ग के सदस्य 9, मुसलमान वर्ग के सदस्य 82, अन्य शेष वर्ग के 4। इस प्रकार से इनकी संख्या 250 होती है। ये यहाँ उल्लेखनीय है कि इस अधिनियम के अंतर्गत उन दिनों कुल 11 प्रांतों के प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्यों की संख्या भी निर्धारित की गई तथा विभिन्न इथनिक समूह, इथनिक ग्रुप्स को उन प्रांतों में पाई जाने वाली जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। इन इथनिक समूह को जो स्थान सीटें सुनिश्चित की गई वे इस प्रकार की थीं। पहली, सामान्य वर्ग के लिए 657 स्थान, अनुसूचित जाति के लिए 151 स्थान, अनुसूचित जनजाति के लिए 24 स्थान, सिखों के लिए 34 स्थान, मुसलमानों के लिए 463 स्थान, एंग्लो इंडियन के लिए 11 स्थान, यूरोपियनों के लिए 24 स्थान, भारतीय ईसाइयों के लिए 20 स्थान, व्यवसायियों एवं उद्योगपतियों के लिए 56 स्थान, जमींदार वर्ग के लिए 37 स्थान, विश्वविद्यालय से संबंधित प्रतिनिधियों के लिए अर्थात बुद्धिजीवी वर्ग के लिए 8 स्थान, श्रमिकों के लिए 38 स्थान, महिलाओं के लिए जो स्थान निर्धारित किए गए थे उसमें पुनः उपविभाजन एथनिक समूहवार जातिवार किया गया। इसका विवरण इस प्रकार से है। समान वर्ग की महिला के लिए 28 स्थान, इस 28 स्थानों में अनुसूचित जनजाति की महिला भी शामिल थीं। सिख समुदाय की महिलाओं के लिए 1 स्थान, मुस्लिम समुदाय की महिलाओं के लिए 10 स्थान, भारतीय ईसाई महिला के लिए 1 स्थान, एंग्लो इंडियन महिला के लिए 1 स्थान। इस प्रकार कुल 11 प्रांतीय विधानसभाओं में कुल योग 1564 स्थान सुनिश्चित किए गए। संघीय विधानसभा में अधिकतर रियासतों के रियासतदार धनवान एवं उपाधिधारी जैसे राय बहादुर और सम्मानित व्यक्ति होते थे और इन्हीं वर्गों में से ही मतदाता भी होते थे, किंतु विधानसभाओं के लिए कुल जनसंख्या का 14% को ही मत देने का अधिकार था। इन 14% मतदाताओं में से केवल उन्हीं वयस्कों को मत देने का अधिकार था जो शिक्षित थे या जो आयकर देते थे, नगर पालिका या नगर निगम का अथवा वाहन कर देते थे। वे महिलाएं भी मत दे सकती थी जो उक्त अर्हताएं रखती थीं। उपरोक्त अनुसार संवैधानिक व्यवस्थाओं से 3 खास बातें स्पष्ट होती हैं। ये आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा इन 3 बातों के ऊपर। पहली, उस समय भी तत्कालीन प्रशासकों, राजनीति शास्त्रियों एवं समाजशास्त्रियों ने यह माना था कि भारतीय समाज में विभिन्न इथनिक समूह एवं राष्ट्रीयताएं, उपराष्ट्रीयताएं विद्यमान हैं। इस प्रकार ये माना गया था कि भारत में अनेक राष्ट्रीयताएं, नेशनलिटीज़ विद्यमान हैं। अतः उनके हितों को ध्यान में रखते हुए उन सभी के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया, अर्थात विभिन्न उपराष्ट्रीयताओं, राष्ट्रीयताओं, इथनिक समूह के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में इस भारत शासन अधिनियम 1935 में शासन में स्थान, सीटें सुनिश्चित की गईं। दूसरा, केंद्रीय परिषद में मनोनयन के कारण पुराने राजा रजवाड़ों, रियासतों, सामंतों एवं अन्य रसूखदारों जो कि शासक वर्गों में से ही थे का वर्चस्व एवं प्रभाव रहा। क्योंकि उन दिनों आम जनता इतनी जागरूक एवं सुशिक्षित नहीं थी और राजनीति में जो परिवर्तन हो रहे थे विश्व स्तर पे, उसका परिणाम यह हुआ कि जो राजे रजवाड़े थे इस व्यवस्था में प्रभावी हो गए। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, सीमित 14% व विशिष्ट मतदाता
समूह के मत देने के अधिकार के कारण वे ही लोग प्रांतों की विधानसभाओं में निर्वाचित हुए जो कुल मिलाकर पूर्ववर्ती राजे रजवाड़े, रियासतें, सामंतों एवं अन्य शासक वर्गों की ही तरह थे। अर्थात क्योंकि कुल जनसंख्या का लगभग 14% ही ऐसे व्यक्ति थे जो मतदाता की श्रेणी में आते थे, जिनको मत देने का अधिकार थे, वे इन्हीं शासक वर्गों के संपन्न और अति संपन्न व्यक्ति ही होते थे। इस प्रकार इस भारत शासन अधिनियम 1935 ने अंग्रेज शासकों के स्थान पर देसी शासक वर्गों को प्रतिस्थापित रिप्लेस करने का रास्ता प्रशस्त किया। भारतीय शासक वर्ग ने समय की मांग के अनुसार अपने आप को बनावटी व सतही तौर पर विभिन्न समूहों में बांटकर राजनीतिक पार्टियां, दल बना लिए, लेकिन अंदर से वे एक ही रहे और आज भी एक ही हैं। उक्त तथ्यों के अलावा यहाँ ये ऐतिहासिक बातें भी हमें जान समझ लेना चाहिए कि पहला, एक तो यह कि इस अवस्था में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के राजनीतिक संरक्षण पॉलिटिकल सेफगार्ड के सिद्धांत के अंतर्गत उनके जन प्रतिनिधित्व की पक्की व्यवस्था की गई। दूसरे यह कि चूंकि कई शताब्दियों से मुस्लिमों द्वारा देश में राज होने के कारण इस संप्रदाय की सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति अच्छी थी, अतः उनके नामित तथा निर्वाचित सदस्यों की संख्या दोनों सदनों में समानुपातिक रूप से केंद्रीय विधानमंडल में 82 तथा प्रांतीय विधानमंडलों में कुल 463 सदस्य की संख्या निर्धारित थी। यही व्यवस्था सिखों के लिए 6 केंद्र में और 34 राज्य में कुल मिलाकर 40, एंग्लो इंडियन के लिए 11, यूरोपियनों के लिए केंद्र में 8 और राज्यों में 28 कुल 32, भारतीय ईसाई समुदाय के लिए केंद्र में 8 और राज्य में 20 कुल 28 सदस्य की संख्या निर्धारित की गई। इसके अलावा इन्हीं वर्गों की महिलाओं के लिए जो स्थान निर्धारित किए गए वो इस प्रकार से थे: 28 धन 1 धन 10 धन 1 धन 1 कुल 41 स्थान के लिए भी स्थान सीटें सुनिश्चित कर उनके लिए भी प्रतिनिधित्व की पुख्ता व्यवस्था की गई। अब अगर इस व्यवस्था को धार्मिक सांप्रदायिक दृष्टिकोण से देखें तो हम पाते हैं कि हिंदुओं वास्तव में चतुर्वर्णियों की संख्या बहुत कम रह गई। ये भी नोट करने वाली बात है कि उन दिनों पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों को हिंदू नहीं माना जाता था। इन सब ऐतिहासिक विकासों, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट से ऐसे राजे रजवाड़ों, सामंतों, जमींदारों एवं उन राजनीतिक दलों के शीर्ष पदाधिकारियों जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, मनमोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू, M.K. गांधी इत्यादि जो पुरोहिती राज्य वाली सोच रखते थे ने एक तरफ इस व्यवस्था की आलोचना करते हुए मानने अपनाने से ऐतराज़ किया, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम संप्रदाय के नेताओं, निर्वाचित नामित सदस्यों को अपनी प्रांतों की सरकारों में, मंत्रिमंडलों में समानुपातिक एवं समुचित संख्या में शामिल नहीं किया। इससे मुस्लिम संप्रदाय में उपेक्षा तथा असुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई। इन सभी उथल पुथलों के कारण अंत में ये भारत शासन अधिनियम ज़्यादा चला नहीं और इसको अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया। कालांतर में ये व्यवस्था भारतीय राजनेताओं द्वारा प्रभावहीन कर दी गई। दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजों के फंस जाने पर ये मुद्दे प्रत्येक इथनिक ग्रुप को समानुपातिक एवं सही प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने वाले प्रायः समाप्त से हो गए और इस पर विश्व युद्ध छिड़ने के कारण किसी का भी ध्यान नहीं गया। प्रिय साथियों, इस प्रकार हमारा ये आलेख का प्रथम खंड यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ऐसा प्रतीत होता है कि हम कुछ आमूल चूल बातों को और क्रांतिकारी विचारों को आपकी सेवा में
प्रस्तुत करते हैं, तो कृपया हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का और शेयर करने का कष्ट करें। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।